ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वेलकम अगेन आफ्टर द ब्रेक। चलें अपन आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक पर चर्चा शुरू करें। जैसे मैंने आपको निवेदन किया था, आर्टिकल 14 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अपन कहते हैं विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। दोनों को इन टोटलिटी, दोनों को यदि अपन मिला के कहें तो इसको बोलते हैं समता का मूल अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इस राइट टू इक्वलिटी को आर्टिकल 14 के अंतर्गत दो फ्रेज में रखा गया है। एक में कहा गया है राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरे में कहा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 को उसमें लिखा है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू द सिटीजन, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य जो है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से किसी व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, उसे भारतीय क्षेत्राधिकार के भीतर इनकार नहीं करेगा। स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तब इसमें अपने को दो चीजें देखने को मिल रही हैं, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। पहला जो है ना, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इस पर अपन चर्चा करने से पहले एक बात की चर्चा करें, वो ये, तब आपकी समझ में शायद, तब मैं आपको ठीक से शायद समझा पाऊंगा। आप पहले ये जाने कि हमारे देश में जो संप्रभुता है, संप्रभुता का अर्थ होता है सॉवरेन पावर। सॉवरेन पावर का मतलब होता है सत्ता की शक्ति, शासन करने की शक्ति। शासन करने की शक्ति ही किसी व्यक्ति को शासक बनाती है। किसी व्यक्ति को शासक आप कब कहेंगे? जब उसके पास आपके ऊपर शासन करने की शक्ति हो। पहले यह राजाओं के पास होती थी। ये सॉवरेन पावर, इसको अपन सॉवरेन पावर, सॉवरेंटी बोलते हैं। ये सॉवरेन पावर भारत में जो है ये किसके पास है, प्रश्न उठता है। तो हमारे यहां रूल ऑफ लॉ है। अंडर आवर सिस्टम और अंडर आवर गवर्नमेंटल सिस्टम वी हैव एक्सेप्टेड द रूल ऑफ लॉ। हमारे ऊपर कानून का शासन है। हमारे ऊपर किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, किसी पार्टी का शासन नहीं है, किसी समूह का शासन नहीं है। हमारे ऊपर किसका शासन है? कानून का। वी पीपुल आर गवर्न्ड बाय द लॉ। जैसे अपन लॉ कहते हैं, हमें तत्काल समझना चाहिए कि हमारे ऊपर शासन करने वाला कौन सा कानून है? भारत का संविधान। इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सो वी हैव अ सुपरमेसी ऑफ लॉ, not supremacy of individual, not supremacy of any person, not supremacy of any body. इंग्लैंड में जो सॉवरेंटी है वो पार्लियामेंट में निहित है, संसद में निहित है। हमारे यहाँ हमने सॉवरेंटी को किस में निहित माना है? संविधान में। संविधान के अनुरूप ही संसद, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सभी जो मूलभूत स्तंभ हैं, बेसिक फीचर्स हैं, है ना, स्ट्रक्चर है हमारे देश के कानून के, संविधान के, ये सब संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही काम करते हैं। संविधान से बाहर जाकर के कोई काम नहीं कर सकता, चाहे वो संसद हो, विधानमंडल हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, कोई भी
संविधान की सीमाओं से बाहर नहीं है। इसका मतलब क्या है? वी हैव ए सुपरमेसी ऑफ लॉ, वी हैव ए रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन जिसको बोलते हैं। ये विधि के शासन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। सर एडवर्ड कोक कहते हैं इसका जन्मदाता, लेकिन इसकी थ्योरी को डेवलप किया डाइसी ने। इसलिए कहा जाता है कि इट इज ए रूल ऑफ, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डाइसी, द रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन का जो कंसेप्ट डेवलप किसने किया? डाइसी ने किया। इसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण के रूप में स्वीकार किया गया है। द रूल ऑफ लॉ हैज बीन adopted by our constitution is right, equality before law and equal protection of law। यानी आप ये मान के चलिए कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 में है, जिसको हम समता का अधिकार बोलते हैं, ये पूरी तरह से किस पर आधारित है? रूल ऑफ लॉ पर आधारित है। हमने सबसे पहले रूल ऑफ लॉ को स्वीकार किया, तभी हम इस समता के अधिकार को इनकॉर्पोरेट करने में, अडॉप्ट करने में सफल हुए। रूल ऑफ लॉ खुद इस बात को इस्टेब्लिश करती है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है और कानून का समान संरक्षण सबको है। इसका मतलब वही हुआ कि कानून से बाहर कोई भी नहीं है, चाहे संरक्षण के मामले में हो, चाहे अधिकार के मामले में हो। तो दोनों फ्रेज जो हैं, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, बोथ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। दोनों अलग अलग नहीं है। चाहे आप विधि के समक्ष समता कहें, चाहे विधि का समान संरक्षण कहें, दोनों में कोई अंतर नहीं। दोनों एक ही नदी की दो, कहते हैं दो धाराएं हैं, उसी प्रकार दो धाराएं हैं जो आगे जाके फिर मिल जाती हैं। इसलिए जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में कहा था कि आप विधि के समक्ष समता का यदि वायोलेशन करेंगे, उस पर कुठाराघात करेंगे, तो विधि का समान संरक्षण अपने आप बाधित हो जाएगा, अपने आप आपके कुठाराघात के प्रभाव में आ जाएगा, है ना। इफ यू वायलेट्स द इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विल बी ऑटोमेटिकली अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसको समझें कि है क्या। विधि के समक्ष समता का अर्थ ही है, इसके आपको मैं दो अर्थ बताता हूं विधि के समक्ष समता का। तब पहला अर्थ तो यह है साफ साफ कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है ना। वेदर ही इज ए टॉप क्लास ऑफिसर और टॉप क्लास पर्सन ऑफ द नेशन, राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द ऑर्डिनरी प्यून, every individual is equal in the eye of ordinary law। सामान्य कानून के अंतर्गत सभी व्यक्ति समान हैं। हम प्रधानमंत्री से लेकर के एक साधारण भृत्य में कोई अंतर नहीं करते। कानून की दृष्टि में सभी लोग सामान्य कानून के अंतर्गत समान रूप से उत्तरदायी हैं। एवरी पर्सन is treated equally responsible in the eye of ordinary law। देश में साधारण कानून है जिसको देश के जो कोर्ट हैं, जो न्यायालय हैं, जो उसको लागू करते हैं, which are implemented by the ordinary court of the law inside the territory of India। Every person is equal in the eye of ordinary law। सामान्य जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। हाँ, स्पेसिफिक कानून होंगे, वो स्पेसिफिक के लिए होंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो साधारण कानून है, पब्लिक लॉ है, वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो व्यक्ति किसी पद पर क्यों ना हो। ठीक है। तो इसका एक अर्थ यह है कि कानून की नजरों में सब लोग समान हैं। हम किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं देते। हमारा जो कानून है सबके लिए बराबर है, वो अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग नहीं है कि आपके लिए अलग कानून है, वहाँ रहने वालों के लिए अलग कानून है, इस जात के लिए अलग कानून है, उस जाति के लिए अलग कानून है, इस नस्ल के लिए अलग कानून है,
इस धर्म को मानने वाले के लिए अलग कानून, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल, आप आगे चलेंगे, आर्टिकल 15 उसी बात को उसने और क्लियरिफाई किया है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन आल्सो। कोई भेदभाव नहीं है। तो इसका पहला जो फ्रेज है, जिसका इसका पहला कंसेप्ट तो यही है कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, हम किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं देते हैं। और दूसरा इसका जो कंसेप्ट है थोड़ा सा नकारात्मक भाव लेकर के है ना, जिसको बोलते हैं निगेटिव अप्रोच है उसका, है ना। वही निगेटिव अप्रोच मैंने भी बताया कि हमारी नज़रों में सब समान है, हम किसी के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करेंगे। पहला तो यह कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, नोबडी इज अबव द लॉ। इसका एक अप्रोच है, जो निगेटिव अप्रोच आप कह सकते हैं कि नोबडी इज अबव द लॉ एंड वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक प्रोविजन, एनी स्पेशल, एनी काइंड ऑफ द स्पेसिफिक प्रोविजन or any type of the special provision for a special class, for a class। हम किसी के लिए कोई विशेषाधिकार की व्यवस्था नहीं करेंगे, हम किसी के लिए कोई अलग कानून नहीं बनाएंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हमारी नज़रों में, साधारण कानून की नज़रों में सभी लोग बराबर हैं, ठीक। कोई प्रिविलेजेस की हम घोषणा नहीं करेंगे किसी के लिए। हम अभी इसकी एलिमेंट्री फिलॉसफी पे चर्चा कर रहे हैं ना, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, बहुत सारे किंतु परंतु आएंगे आगे चल के। लेकिन अभी जो उसका बेसिक जो प्रोविजन है वो यही है कि इक्वल, व्हाट इज द इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो अपने को दो बातें याद है, नोबडी इज अबव द लॉ, लॉ इज सुप्रीम, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, देयर इज सुपरमेसी ऑफ द लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरा, हम किसी के लिए कोई प्रिविलेजेस, कोई विशेषाधिकार की घोषणा नहीं करते, कोई विशेषाधिकार का प्रोविजन नहीं करते। हमारी नज़रों में सब लोग बराबर हैं, जो हमारा सामान्य कानून है सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, चाहे बहुत ही सामान्य व्यक्ति हो। पहला तो ये इसका अप्रोच है। दूसरा, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब कानून क्या है, संरक्षण के मामले में आपके अधिकारों का संरक्षण हो, आपके हितों का संरक्षण हो, तो वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अभी इस पर आगे और चर्चा करेंगे, ये तो उसकी प्रारंभिक बातचीत है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में वही पुरानी बात आ गई, विधि के सब लोग समान हैं, इसलिए हम संरक्षण के मामले में भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हमारा संरक्षण यदि आप चाहते हैं तो हमारा संरक्षण प्रत्येक नागरिक के लिए समान है। इसको कहा जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये भी एक प्रकार से इक्वलिटी बिफोर लॉ ही है। इफ यू आर सीकिंग द प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ द लीगल मशीनरी, then it is equal for all, it is similar for all। इसको बोलते हैं कानून का समान संरक्षण, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने दो बातें देखी। नंबर एक, कानून की नज़रों में सब लोग समान हैं, साधारण कानून के दायरे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम समान व्यवहार करेंगे, किसी को कोई हम विशेषाधिकार नहीं देंगे, ठीक। और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, वी हैव ए सुपरमेसी ऑफ लॉ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, सो एवरीबडी हैज बीन गवर्न्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ इन द सेम मैनर, इन द इक्वल मैनर, ठीक। और विधि का समान संरक्षण, कानून का यहां पर प्रोटेक्शन की बात आती है। कानून का निर्माण ही हितों की रक्षा के लिए, अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए और दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए होता है। देख लीजिए, जितने कानून आपके देश में हैं, आपके सुप्रीम कानून कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के और
म्युनिसिपल कमेटी के बाईलाज तक आप आएंगे तो आप सब में यही पाएंगे कि सब किसी न किसी सिस्टम को चलाने के लिए किसी अधिकार और दायित्व का सृजन करते हैं, उनका पालन अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि कानून यदि नहीं होंगे तो न तो अधिकारों का प्रवर्तन हो पाएगा, न दायित्वों का सृजन हो पाएगा, न दायित्वों का पालन होगा। आपके पास यदि कोई अधिकार है तो यकीन मानिए कि किसी के पास आपके प्रति, उस अधिकार के प्रति कोई ना कोई दायित्व होगा, और यदि वो ऐसे दायित्व का पालन नहीं करेगा तो आपके अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। भाई मेरे पास मान लीजिए मैं किसी महाविद्यालय का प्राचार्य हूं, मेरे पास कुछ अधिकार हैं जो कानून ने मुझको दिए हैं, इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, बायलॉज ने दिए हैं। उस अधिकार के तहत यदि मैं कहता हूं कि मुझे अपने भृत्य को किसी कार्य को करने का आदेश देने का अधिकार है, जो कार्य महाविद्यालयीन कार्य है उसको करने के लिए आदेश देने का अधिकार है, तो उस भृत्य का दायित्व भी है कि मेरे अधिकारों का सम्मान करते हुए उस कार्य को करे। अब यदि उस कार्य को करने से इनकार कर दे, अपने कर्तव्य पालन से इनकार कर दे, तो मेरे अधिकारों की पूर्ति कैसे होगी? मतलब अधिकार और दायित्व एक दूसरे के पूरक हैं। अब यदि वो अपने कर्तव्यों का पालन करने से मना करता है तो मेरे पास अपने अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कानून का संरक्षण है कि मैं उस पर कार्यवाही करूं, उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश करूं। मान लीजिए ऐसा कोई कानून नहीं है मेरे पास, तो न तो मेरे अधिकारों का सम्मान होगा, न वो कर्तव्य पालन करने के लिए विवश होगा, तो पूरी व्यवस्था झरमरा जाएगी। इसलिए कानून का निर्माण ही अधिकारों को सुनिश्चित करने, अधिकारों को प्रवर्तन कराने और कर्तव्य पालन को सुनिश्चित करने के लिए ही किया जाता है। इसी से पूरी व्यवस्था चलती, चाहे वो देश की व्यवस्था हो, चाहे आपके घर की व्यवस्था हो। तो आपका जो संविधान है वो सुप्रीम है, और इसी संविधान के अंतर्गत जितने कानून आप बनाते हैं, जितने स्टैट्यूट, जितने इनेक्टमेंट्स होते हैं, ये सब कानून की ओर ही मुंह करके बनाए जाते हैं। मतलब कानून के, संविधान के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता है। यदि संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून बनेगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो जब आप सारे कानून संविधान के प्रति निष्ठा रख के बनाते हैं, इसका मतलब संविधान सुप्रीम है। तो संविधान का संरक्षण यदि आप चाहते हैं, कानून का संरक्षण चाहते हैं, विधि का संरक्षण चाहते हैं, तो इसी में ये धारा आर्टिकल कहती है कि हम इस मामले में कोई भेदभाव नहीं करते, हम सबको समान संरक्षण देते हैं। तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 में है। अब यहां पर थोड़ी सी बात अपन करें, जो इसमें अक्सर ये तर्क आता है कि विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ ये नहीं है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा या समान लोगों के साथ असमान व्यवहार होगा। ये क्या कहता है? असल में इसके भीतर का जो रहस्य वो ये है कि आर्टिकल 14 इंश्योर्स दैट alike shall be treated alike and unlike shall not be treated alike. The equal person shall be treated equally, but unequal person shall not be treated equally. In the same manner, the equal person shall not be treated unequally also. इसका मतलब क्या हुआ कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए ही सुनिश्चित होगा। असमान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप में असमानता होगी। ये अपने आप में असमानता होगी। जैसे मैं और मेरा एक कुलीग,
हम दोनों एक ही संस्थान में एक ही पद पर एक ही सेवा शर्तों के तहत काम करते हैं, तो हम लोग समान परिस्थिति वाले हुए। सर्विस कंडीशन, ड्यूटी आवर्स, नेचर ऑफ जॉब, इंस्टीट्यूशन, वी आर ऑल सिमिलर इन रिस्पेक्ट ऑफ, जहां हमारी हमारी सेवा शर्तें एक है, सर्विस कंडीशन एक है, पे स्केल एक है, क्वालिफिकेशन एक है, नेचर ऑफ जॉब एक है, तो वहां पर यदि कोई इंक्रीमेंट देने के मामले में या कोई प्रमोशन देने के मामले में यदि मुझे प्रमोशन दिया जाता है, उसे नहीं दिया जाता मेरे कुलीग को, या मेरे कुलीग को प्रमोट किया जाता है, मुझे नहीं किया जाता, तो इट्स ए क्लियर वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 कि आप समान जो है व्यक्ति हैं, समान परिस्थिति वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं, है ना? इक्वल पर्सन्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली, है ना? क्योंकि हमारी परिस्थितियां समान है। पहले निवेदन किया कि हमारा पे स्केल एक है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक है, क्वालिफिकेशन हमारा सेम है, नेचर ऑफ जॉब सेम है, हमारा परफॉर्मेंस भी बिल्कुल बराबर है ना? फिर एक को प्रमोशन दिया जा रहा है, दूसरे को नहीं दिया जा रहा है, तो ये जो है वायलेशन है किसका? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ये वायलेशन है, राइट? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका एक क्या है? वायलेशन है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि कैसे समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार होगा, है ना? और असमान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ में आप समान व्यवहार नहीं करेंगे, कि वो अपने आप में असमानता होगी। पहले ही मैंने कहा है। एक इसमें मामला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ 1995 का, इंडियन लीगल एड एंड काउंसलिंग एक सोसाइटी थी और उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच का मामला है। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अपने रूल्स में परिवर्तन करके 45 साल से अधिक उम्र के जो व्यक्ति थे उनका अधिवक्ता के रूप में पंजीयन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई जो लोग जिनकी उम्र 45 साल की हो गई है, अब वो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकेंगे, माने अधिवक्ता के रूप में काम नहीं कर सकेंगे। इसे चैलेंज किया गया और इसमें कहा गया कि ये दो समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच में भेदभाव कर रहा है ये कानून। भाई एक फ्रेशर जो लॉ ग्रेजुएट है वो वही सारी शर्तें पूरी करता है जो हम कर रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत यही है कि हमारी उम्र ज़्यादा है। ये उम्र का ज़्यादा होना हमको किसी प्रोफेशन में जाने से कैसे रोक सकता है? चलिए नौकरी की बात हो तो अलग है कि भाई नौकरी में एक आयु सीमा होती है, वो संवैधानिक है, लेकिन वकालत जो है नौकरी नहीं है। वकालत के आधार वकालत एक पेशा है, उस पेशे में जाने से आप कैसे रोक सकते हैं, है ना? समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ में आप असमान व्यवहार कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इसको माना। सुप्रीम कोर्ट held that the rules of the Bar Council of India is a violation of the right to equality. It is a violation of the Article 14. ये एक समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ में ये असमान व्यवहार हो रहा है, राइट? एक और मामला बताता हूं मैं आपको, DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सेंट्रल पेंशन रूल्स आया और सेंट्रल पेंशन रूल्स के अंतर्गत ये कहा गया कि अमुक आयु सीमा के पहले जो रिटायर हो गए उनके ऊपर एक पेंशन रूल लागू होगा या आंशिक रूप से लागू होगा, और इस आयु सीमा के बाद जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए ये अलग नियम रहेगा। मैंने एक ही पेंशन रूल्स में का लाभ पाने के लिए दो अलग वर्ग बना दिए गए। एक ऐसा पेंशनर का वर्ग बनाया गया जो एक निर्धारित तिथि के पहले रिटायर हो गया था, और दूसरे पेंशनर का एक ऐसा वर्ग माना गया जो एक निर्धारित तिथि के बाद रिटायर हुआ था, और दोनों को उस पेंशन रूल्स का जो लाभ है वो अलग अलग ढंग से मिल रहा था। किसी को उसका ज़्यादा लाभ हो रहा था, किसी को कम। इसको चैलेंज किया गया DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें भी अदालत ने कहा कि नहीं, पेंशनर जो है वो समान परिस्थिति वाले हैं, है ना? पेंशनर का जो वर्ग है वो समान परिस्थितियों वाला है, पेंशनर है वो,
उसकी इसका एक ही वर्ग है वो कि वो पेंशनर है। वो एक निर्धारित आयु सीमा के पहले रिटायर हुआ या बाद में रिटायर हुआ, ये कोई मायने नहीं रखता। और इस आधार पर इट इज नॉट ए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया टू मेक डिस्क्रिमिनेशन among टू ग्रुप ऑफ द पेंशनर। दो पेंशनर के वर्ग हैं, उनके बीच में डिफरेंस करने का ये कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है, कोई बोधगम्य अंतरक नहीं है। एक क्लासिफिकेशन को सही नहीं माना गया। ठीक है, लेकिन एक मामला मैं आपको और बताता हूं। एक रघुवंश का मामला है, रघुवंश और स्टेट का। उसमें यह कहा गया कि जेल में जो वार्डन का पद है उसको महिलाओं के लिए उसे प्रतिबंध है कि महिलाएं उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। उसके लिए सिर्फ पुरुष ही उम्मीदवार माने जाएंगे, महिलाओं को उन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती, उन्हें आवेदक के रूप में योग्य नहीं माना गया। इसको चैलेंज किया गया। स्टेट की ओर से जवाब दिया गया कि जेल जो है वो जेल में एक विशेष प्रकार की परिस्थिति होती है, एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर होता है, एक स्पेसिफिक सराउंडिंग होती है। वहां पर आदतन अपराधी भावावेश में अचानक अपराध करने वाले, प्रत्येक किस्म के अपराधियों को जेल में रखा जाता है, जिनके जो सिद्ध दोष होते हैं, है ना। ऐसे अपराधियों को अनुशासित रखना, उन पर नियंत्रण करना महिलाओं की प्रकृति से मेल नहीं खाता है। और महिलाएं वहां पर सुविधाजनक तरीके से काम नहीं कर सकती। यदि उनको वार्डन के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो वो उस सक्षमता से, उस दक्षता से काम नहीं कर पाएंगे जिस दक्षता से पुरुष वार्डन करेगा। और दूसरा, महिलाओं की जो प्राकृतिक स्थिति है उसके चलते वहां पर उन्हें सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि राज्य ने जो ये भेद किया है कि सिर्फ पुरुष उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती, ये जो है बोधगम्य अंतरक है। इसका एक उचित तार्किक आधार है और इस तार्किक आधार पर ही इस विभेद को कहा गया कि ये समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, है ना। सरकार जो है इस प्रकार की व्यवस्था जो है परिस्थितिजनक जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है और वो उचित है, तार्किक है। एक और मामला सुनिए, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य का। इस मामले में कोर्ट ने इंडियन पेनल कोड की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कैसे? पहले धारा 303 क्या है इसको जाने बहुत संक्षेप में। धारा 303 ये प्रावधान करती है कि यदि आजीवन कारावास की सजा काट रहा कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसको सिर्फ सजाए मौत से ही दंडित किया जाएगा, है ना। ये धारा 303 का प्रोविजन है। जबकि इंडियन पेनल कोड की धारा 302 जो हत्या के लिए दंड निर्धारित करती है उसमें जो सजाए मौत है या मृत्युदंड है वो एक एक्सेप्शनल पनिशमेंट है। मतलब साधारण जो सजा है, रेगुलर जो उसका पनिशमेंट है, मामला साबित होने पर वो है आजीवन कारावास। लेकिन कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, दुर्लभतम किस्म का मामला है, तो ऐसे मामले में अदालतें मृत्युदंड दे सकती है, लेकिन अपवाद के तौर पर। उसको ऑर्डर शीट में लिखना पड़ता है कि क्यों न्यायालय इसको आजीवन कारावास के स्थान पर मृत्युदंड से दंडित कर रही है, क्या कारण है उसके, उस स्पेसिफिकली उस रीजन को मेंशन करना पड़ता है न्यायाधीश को। ठीक, तो जब 302 में विकल्प है आजीवन कारावास या मृत्युदंड, तो 303 में क्यों नहीं है भाई? 303 में सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड क्यों रखा गया है? तो ये एक प्रकार से दो हत्या के अपराधियों के बीच में भेदभाव करता है। उसके लिए पहले तर्क दिया गया कि भाई देखिए, जो पहले से आजीवन कारावास सजा काट रहा है, मतलब पहले से सिद्ध दोष अपराधी है, वो अपराधी यदि फिर किसी की हत्या करता है, मतलब ये क्या है कि वह अपराधी जो है कठोर दंड से दंडित किए जाने योग्य है, उसके लिए सामान्य कानून लागू नहीं होगा, ये इसकी धारणा थी। और उसे कठोर दंड से मतलब मृत्युदंड से ही दंडित किया जाए, क्योंकि वो एक प्रकार का क्रूर अपराधी है और उसके सुधरने के चांसेस नहीं है और उसको आजीवन कारावास देने का कोई अर्थ नहीं है, उसको मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए, है ना। लेकिन अभी मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य में अदालत ने कहा कि नहीं,
हत्या का आरोपी है, उसको सिद्ध दोष है, वो भी ठीक है, लेकिन उसके बीच में और एक पहली बार जिसने हत्या की उसके बीच में आप अंतर नहीं कर सकते। दोनों के बीच में जो आपका अंतर है, जो जो विभेद है, जो वर्गीकरण है, जो आपने अंतर आप कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। यह कहकर के कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। ठीक समझ रहे हैं ना कि किस प्रकार से जो वर्गीकरण है या भेदभाव है समता के विरुद्ध किस प्रकार से माना जाता है। आर्टिकल 14 को किस प्रकार से वायलेट करता है। ख्वाजा अहमद अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले को भी सुन लीजिए, ताकि आपको मेरा जो कथन है वो ठीक से समझ में आ जाए। केसेस को बताने के पीछे अर्थ यही होता है कि उस बात को हम ठीक से समझें। मैंने पहले ही कहा था कि ये तो एक एलिमेंट्री इंटरप्रिटेशन है फंडामेंटल राइट्स के, ऐसे बहुत सारे किंतु परंतु हैं जिस पर अपन समय रहते चर्चा करेंगे। यही सब किंतु परंतु हैं जो अदालतों के सामने लाए जाते हैं और माननीय अदालतें उस पर अपना फैसला सुनाती है, वो हमारे लिए गाइडलाइंस का काम करती है। तो मैंने कह रहा था ख्वाजा अहमद अब्बास एक जाने माने फिल्म निर्माता थे। उन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध मामला लाया कि फिल्म डिवीज़न जो है, ये फिल्म सेंसर बोर्ड जो है, फिल्म डिवीज़न नहीं, फिल्म सेंसर बोर्ड जो सरकार की संस्था है, वो अपने विवेक के आधार पर, अपने परीक्षण के आधार पर किसी फिल्म को यू सर्टिफिकेट देती है, मतलब उसको सब लोग देख सकते हैं। किसी को ए सर्टिफिकेट देती है जिसे उससे सिर्फ एडल्ट जो है वयस्क लोग देख सकते हैं, बाकी के लिए वो प्रतिबंधित होता है। उन्होंने कहा कि ये तो जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, फिल्म जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है, हम विचारों की स्वतंत्रता है हमको, है ना, जो अपन आगे चल के आर्टिकल 19 में पढ़ेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस व्यूज। बोले इसके अंतर्गत इसका वायोलेशन है। और फिर ये समता के अधिकार का भी, राइट टू इक्वलिटी का भी वायोलेशन है, क्योंकि ये दो फिल्मों के बीच में भेदभाव करता है। लेकिन फिल्में तो अभिव्यक्ति का माध्यम है, उनको तो एक ही कैडर में रखना चाहिए। तो अदालत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार को या फिल्म सेंसर बोर्ड को ये विभेद करने का अधिकार है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है पवित्र उद्देश्य है, संस्कृति, सभ्यता और एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है कि हम कुछ एक वर्ग विशेष के बच्चों को, है ना, इस प्रकार की फिल्मों से दूर रखें, जिसकी फिल्म की गहराई को या फिल्म के संवाद को या फिल्म में जो फिल्मांकन हुआ है उसे समझने में जब तक वो मानसिक रूप से सक्षम नहीं होंगे तब तक उसका सही अर्थ वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ उसकी बुराइयों को ग्रहण करेंगे, उसके दूसरे पहलू को ग्रहण करेंगे और उनके मस्तिष्क पर उसका बुरा प्रभाव होगा। एक एडल्ट व्यक्ति जो होता है, जो अच्छाई और बुराई को समझता है, जब वह उस फिल्म को देखता है तब उसके मन में भी विचार आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता क्योंकि उसके यथार्थ को जानता है। लेकिन जो बच्चे हैं वो इस प्रकार की विवेचना करने में, इस प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते, इसलिए उनके मन पर उसका दूषित प्रभाव होता है। इसलिए यदि फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस प्रकार का कोई कैटेगराइज किया है यू और ए, तो वो ठीक है। ये समता के का उल्लंघन नहीं है, ये राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं है, यहाँ पर तार्किक क्लासिफिकेशन है। तो ये मतलब इस आधार पे जो है बहुत सारे मामले हुए जिसमें क्लासिफिकेशन को किसी में सही माना गया, किसी में सही नहीं माना गया। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है उभर के सामने आती है, वो ये है कि क्या समता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, वेदर इट इज एब्सोल्यूट राइट और नॉट। नो, इट्स नॉट एब्सोल्यूट राइट। जैसे मैंने पहले ही कहा था, इसमें संशोधन तो हो ही सकता है, और कुछ आधारों पर जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, समता के अधिकार से बाहर जा करके, राइट टू इक्वलिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल है उससे बाहर जा करके वो वर्गीकरण कर सकती है, भेदभाव कर सकती है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, क्लासिफिकेशन कर सकती है कि हम एक वर्ग के लिए को अलग ट्रीटमेंट देंगे, दूसरे को अलग ट्रीटमेंट देंगे। ऐसा सरकार को अधिकार है ना। और ये बहुत सारे मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। केदारनाथ बाजोरिया का मामला देखें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, समाज में नाना प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सभी लोग समान नहीं होते। बुद्धि के मामले में, धन के मामले में, योग्यता के मामले में, प्राकृतिक रूप से शरीर की बनावट के मामले में, मानसिक सक्षमता और परिपक्वता के मामले में, हर मामले में, धार्मिक मामले में
राजनीतिक मामले में, सामाजिक स्तर के मामले में, शिक्षा के मामले में, आर्थिक संपन्नता के मामले में, शारीरिक बनावट के आधार पर आपको सब विषमताएं और असमानताएं मिलेंगी, है ना। जब इस प्रकार से असमान लोग हैं तो उनके साथ में समान व्यवहार कैसे होगा, है ना। ये तो फिर उसके साथ अन्याय है कि आप एक निर्धन के साथ भी वही व्यवहार कर रहे हैं जो एक पूंजीपति के साथ कर रहे हैं, है ना? तो ये आप तो कहेंगे नहीं साहब, हमारे नजर में दोनों समान है, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ द राइट टू इक्वलिटी बोथ आर सेम। तो ऐसे में तो निर्धन पिस जाएगा, तो निर्धन के साथ अन्याय होगा। तो ये तो असमानता का व्यवहार हो गया कि आप जो व्यवहार, जो ट्रीटमेंट एक टॉप क्लास के एक पूंजीपति के साथ कर रहे हैं, वही व्यवहार आप एक निर्धन के साथ कर रहे हैं। तो ये कैसी समानता हुई। तो यहाँ पर राज्य सरकारों को, केंद्रीय सरकार को अधिकार है कि वे कुछ तार्किक आधार पर, जिसको बोला गया है कि रिजनेबल, द क्लासिफिकेशन मस्ट बी रिजनेबल, कुछ तार्किक और औचित्यपूर्ण आधार पर एक उद्देश्य को निर्धारित करके जो है वो वर्गीकरण कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। वो उद्देश्य जो है और जो आधार, जिसके आधार पर आप भेदभाव करेंगे, उसके बीच में तार्किक संबंध होना चाहिए, है ना। कि भाई हम इस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं और इस वर्गीकरण का करने का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है, और उद्देश्य और आधार में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, रेशनल एक्सेस होना चाहिए उनके बीच में, है ना। और जब आप इस प्रकार का भेदभाव करेंगे तो वो जो है वो एक प्रकार से राइट टू इक्वलिटी के फेवर में होगा, क्योंकि आप एक वर्ग के साथ एक प्रकार का व्यवहार करेंगे, आप असमान के साथ समान नहीं और समान के साथ असमान व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए सरकारों को संवैधानिक रूप से अधिकार दिया गया है कि वे जो है वो तार्किक तौर पे औचित्यपूर्ण ढंग से एक क्लासिफिकेशन करें और उसके तहत वो कानून बना सकते हैं, है ना। उसके तहत वो कानून बना सकते हैं। ये केदारनाथ बाजोरिया के मामले में भी कहा गया है ना। और उसके लिए कुछ ग्राउंड्स भी सजेस्ट किए गए कि किस आधार पर आप जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये कि क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, तो कहा रिजनेबल होना चाहिए। देयर मस्ट बी रिजनेबलनेस इन योर क्लासिफिकेशन। योर क्लासिफिकेशन मस्ट नॉट बी अनरिजनेबल। तो व्हाट इज द पैरामीटर टू एग्जामिन द पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन इज रिजनेबल और नॉट। इसके लिए उन्होंने दो सूत्र बताए हैं। नंबर 1 कि आप जिन आधारों पर वर्गीकरण करना चाहते हैं, कोई ना कोई आपके पास आधार होगा ना भाई कि इस पर्टिकुलर वर्ग को हम ऐसा मानना चाहते हैं, पर्टिकुलर वर्ग ऐसा है, उसका कुछ ना कुछ आधार होगा आपके पास। आप भेदभाव करने जा रहे हैं, विभेद करने जा रहे हैं, है ना, तो आपके पास कुछ ना कुछ आधार होगा। उसको बोलते हैं डिफरेंशिया, अंतरक, अंतर करने का आधार, है ना। तो ऐसा अंतर करने का आधार जो है इंटेलिजिबल होना चाहिए। इंटेलिजिबल मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं बोधगम्य, और इंटेलिजिबल का मतलब होता है कि एक सामान्य जो बुद्धि का व्यक्ति है, हम किसी बहुत ज़्यादा शार्प व्यक्ति की कल्पना कानून नहीं करता। कानून एक औसत सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की कल्पना करता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे जो नागरिक है उसमें सामान्य औसत बुद्धि वालों की संख्या ज़्यादा है ना। क्रीम लोगों की, टॉप क्लास के इंटेलेक्चुअल लोगों की संख्या जो है वो अपेक्षाकृत कम है। तो हम एक सामान्य औसत बुद्धि का जो व्यक्ति है, जो औसत प्रज्ञावान व्यक्ति है, उस व्यक्ति की हम कल्पना करके सोचते हैं कि ऐसा औसत प्रज्ञावान जो व्यक्ति है, एक साधारण बुद्धि का जो व्यक्ति है, जो अच्छे और बुरे में भेद कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है उसको समझ में आना चाहिए क्या कि आप किस आधार पर ये अंतर, ये भेद कर रहे हैं। मैंने डिफरेंशिया मस्ट बी इंटेलिजिबल। जो आपका जो अंतर, आपका जो वर्गीकरण करने का जो आधार है, जो अंतरक है, जो डिफरेंशिया है, जो फैक्टर है जिसके आधार पर आप अंतर करने जा रहे हैं, वो सामान्य आदमी की बुद्धि में उस सामान्य आदमी के गले के नीचे उतरना चाहिए। कुल मिला के कहने की बात यह है, उसको ये प्रतीत होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो मुझको समझ में आ रहा है कि आप क्यों ऐसा भेदभाव करना चाहते हैं। मैंने गवर्नमेंट ऐसा भेदभाव, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो यदि ऐसा भेदभाव करना चाह रही है, राइट टू इक्वलिटी के थोड़ा सा अगेंस्ट जाकर के जो ऐसा करना चाह रही है, तो वो उसका जो अंतर करने का जो आधार है वो मेरी समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। पहला तो ये होना चाहिए। और दूसरा, ऐसा जो डिफरेंशिया है, ऐसा जो अंतरक है, उसका उस उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप ये भेदभाव कर रहे हैं, है ना।
भाई राज्य सरकारें या केंद्रीय सरकार यदि कोई भेदभाव करती है तो वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए करती है ना। वरना उसका तो बेसिक प्रिंसिपल है कि भाई हम इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन फिर भी यदि सरकार किन्हीं कारणों से, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, किसी भी कारण से, है ना, क्योंकि सब असमान लोग हैं, सभी लोग समान नहीं होते हैं, इसीलिए हम यदि कोई सरकार किसी क्षेत्र विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को या समाज को या किसी वर्ग विशेष को आगे बढ़ाने के लिए या उसकी मदद करने के लिए या उसको किसी भी प्रकार से लाभ पहुंचाने के लिए, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए यदि कोई स्पेशल कानून बनाने जा रही है, भेदभाव करने जा रही है आपकी भाषा में, तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को सरकार डिक्लेयर भी करती है। तो ऐसे उद्देश्य का उस अंतरक से, मतलब वो जिस आधार पे आप अंतर करें उसे घनिष्ठ संबंध होना चाहिए कि भाई इस आधार पे हम भेदभाव कर रहे हैं और इस आधार का देखिए हम जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं उससे घनिष्ठ संबंध है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक, जब ये दो कंडीशन फुलफिल करेंगे आप, तब आपके वर्गीकरण को, तब आपके क्लासिफिकेशन को रीजनेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रीजनेबल माना जाएगा। जस्टिस पी.एन. भगवती साहब ने एक और नई बात इसमें जोड़ी, एक नया कंसेप्ट आया है उसमें, और ये मामला है यूपी स्टेट शुगर कॉरपोरेशन वर्सेस संत राज सिंह के मामले में बात आई कि सिर्फ ये दो कंडीशन पूरा करने से किसी वर्गीकरण को, किसी क्लासिफिकेशन को, किसी भेदभाव को पूरी तरीके से उचित नहीं माना जाएगा, जब तक कि ये बात सिद्ध न हो जाए कि ये मनमानेपन से दूर है, स्वेच्छाचारिता से, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेरीनेस, निरंकुशता से दूर है, अलग है। मतलब क्या है कि वर्गीकरण के नाम पर राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार को मनमाना काम करने की या निरंकुशता से काम करने की, है ना, या स्वेच्छाचारिता से काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब इन द नेम ऑफ द क्लासिफिकेशन द आर्बिट्रेरीनेस मस्ट बी प्रिवेंटेड। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है मनमाना काम, निरंकुशता से किया जाने वाला काम, स्वेच्छाचारिता से किया जाने वाला काम। यानी आप वर्गीकरण करने जा रहे हैं तो भी आप लिमिट में रहिए, कहीं से भी उसमें स्वेच्छाचारिता आपकी झलकनी नहीं चाहिए। ये इसका नया कंसेप्ट है ना। तो मतलब अब आप ये मान के चलें कि आपका क्लासिफिकेशन जो होगा वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे आधारित हो, बोधगम्य अंतरक पर आधारित हो। ऐसा बोधगम्य अंतरक जो है उसका संबंध पॉजिटिव, माने रैशनल जो रिलेशन है वो उद्देश्य से, जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं ऐसा भेदभाव करके, उस उद्देश्य से उसका घनिष्ठ संबंध हो। और तीसरा, किसी भी हालत में ऐसे वर्गीकरण से स्वेच्छाचारिता झलकनी नहीं चाहिए। आर्बिट्रेरीनेस जो है मस्ट बी प्रिवेंटेड, मस्ट बी डिटैच्ड फ्रॉम दैट क्लासिफिकेशन। ये इस मामले में इसको स्थापित किया गया। और साफ साफ उन्होंने कहा कि स्वेच्छाचारिता और समता दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। जहां पर स्वेच्छाचारिता होगी वहां पर समता हो ही नहीं सकती। There will be no existence of equality if there is arbitrariness. So arbitrariness must be avoided when you are exercising the classification. ये बात कही गई है ना। तो ये ऐसा क्लासिफिकेशन जो होता है, इसके कुछ ग्राउंड्स हैं, किस ग्राउंड्स पर जो राज्य सरकारें हैं या केंद्रीय सरकार है क्लासिफिकेशन कर सकती है। उससे पहला है भौगोलिक कारण। देखिए, भौगोलिक कारण जो होते हैं उसके कारण समाज में आपको अलग अलग प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेगी, और उन भौगोलिक कारणों से कानून भी उससे प्रभावित होकर के बनाए जाते हैं। एक समाज का एक वर्ग उससे प्रभावित होता है। बीहड़ में रहने वाले, कोस्टल एरिया में रहने वाले, है ना, रेगिस्तानों में रहने वाले, हिल एरिया में रहने वाले, है ना, ऐसे लोगों की जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। या तो उनकी कार्य क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है या उनकी कार्य क्षमता घट जाती है। शिक्षा का क्षेत्र वहाँ पर अधिक विकसित नहीं हो पाता है, रोजगार के अवसर नहीं हो पाते हैं, यातायात के साधन नहीं हो पाते हैं। तो इन सब भौगोलिक कारणों को लेकर के आप उनसे समानता का व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। एक बीहड़ में सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में, सुदूर रिमोट एरिया में, जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, कबीलों में जो लोग रहने वाले लोग हैं, है ना, और मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग हैं, दोनों के साथ आप समान व्यवहार कैसे करेंगे, है ना।
दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, सामाजिक परिस्थितियां अलग है। तो ऐसे भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भी सरकारें जो है भेदभाव कर सकती है, क्लासिफिकेशन कर सकती है ना। उस और वहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि देयर इज ए वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ऐसा एक मामला भी है ना, कृष्णलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसमें मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1949 लाया गया था। उसका विरोध करते हुए कुछ लोगों ने कहा ये लैंड रेवेन्यू को जो है कोड जो है, ये लैंड लॉ जो है वो सिर्फ मारवाड़ के लिए क्यों लाया गया है, बाकी पूरे राजस्थान के लिए क्यों नहीं लाया गया। तो सरकार ने कहा भाई ये मारवाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है, वो भौगोलिक परिस्थिति बाकी जगह की नहीं है ना। तो वहाँ के लोगों के साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट है ये, जिसकी तुलना बाकी लोग के साथ नहीं की जा सकती। कोर्ट ने भी इसको संवैधानिक माना। एक रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का मामला है, जिसमें सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कुछ सड़कों को छोड़ दिया गया तो और कुछ सड़कों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो कहा गया कि देखो साहब ये तो भेदभाव किया गया है, कुछ क्षेत्र के कुछ सड़कों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राजमार्गों का कुछ का नहीं किया गया है। तो इस पर भी उस कोर्ट ने कहा कि ये सरकार का आउटलुक है, वो सरकार जानती है कि किस राज्य के किस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, और भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रख करके सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसमें कोई भी असंवैधानिकता की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा, टैक्सेशन के मामले में सरकार जो है वो भेदभाव कर सकती है, माने वर्गीकरण कर सकती है, लोगों का अलग अलग ग्रुप मान सकती है ना। कैसे? जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का एक स्लोगन है ना, पे एज यू अर्न, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ। ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा चुकाओगे, है ना, कम कमाओगे कम कम चुकाओगे, नहीं कमाओगे नहीं चुकाओगे। तो इनकम टैक्स का आप स्लैब देखेंगे तो अभी का जो वर्तमान स्लैब है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक थोड़ा रिबेट, 5 लाख के बाद 5%, है ना, उसके बाद 8 लाख से ऊपर 20% और उसके बाद 30%। तब आप कोई बोलेगा साहब कि मैं 8 लाख कमा के क्या गुनाह कर रहा हूँ, मेरे साथ आप 20% लगा रहे हो। 8 लाख से ऊपर वाला 20 लाख कमाने वाला बोलेगा साहब मेरे से क्या गुनाह हो गया कि आप मुझसे 30% टैक्स ले रहे हो, और जो 3 लाख से ऊपर 5 लाख वाला है उससे 5% ले रहे हो। तो ये तो इक्वलिटी के अगेंस्ट है। तो नहीं, कराधान का मामला है, जो जितना कम कमाएगा उसके ऊपर कम भार रहेगा, है ना। निर्धन आदमी से जो 3 लाख से कम कमा रहे हैं उनसे लेंगे नहीं टैक्स। तो ये सरकार जो है इस प्रकार से टैक्सेशन के मामले में जो है वो नियम बना सकती है। यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी जो है का वायलेशन नहीं माना जाता, क्योंकि आप जितना अधिक कमाएंगे सरकार को उतना अधिक टैक्स देंगे, सीधी सी बात है, लायबिलिटी है। इसी प्रकार से आप देखेंगे सरकार जहाँ पर एक पक्ष है, राज्य का पक्ष इन द फेवर ऑफ स्टेट, जहाँ पर सरकार एक पक्ष है, सरकार खुद एक पक्ष है, वहाँ पर सरकार अपने पक्ष में भेदभाव कर सकती है। जैसे कुछ आपने देखा होगा, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य परिवहन था, छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन भी था। तो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन जिस समय था उस समय लगभग पूरे मध्य प्रदेश के 80 से 90% जो सड़कें हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो सिर्फ सरकार की बसें चलती थी, प्राइवेट वालों को बस चलाने का अधिकार नहीं दिया गया। तो कुछ एक क्षेत्रों में था। कई बार इसको चैलेंज किया है कि साहब ये तो भेदभाव है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों के साथ, और सरकार की भी ट्रांसपोर्ट ही कंपनी है, हमारी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी, फिर भेदभाव क्यों? तो सरकार की ओर से तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, सरकार जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर या मिनिमम प्रॉफिट के बेस पर ये काम कर रही है, ताकि जनता को सस्ते दर पर यात्रा की सुविधा मिल सके। आप तो ऐसा नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए ये जो भेदभाव है ये ठीक है। तो इस प्रकार से सरकार के जहाँ पर एक पक्ष है वहाँ पर भी होता है। ये मामला, एक और मामला सुन लीजिए, सोमदत्त वर्सेस स्टेट का मामला, एक सगीर अहमद का मामला, कि भाई सरकारी अधिकारी के खिलाफ मामला चलाना है, कोई क्रिमिनल मामला चलाना है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, प्राइवेट आदमी के लिए नहीं है, आप कभी मामला चला सकते हो। तो ये सरकार के पक्ष में कुछ भेदभाव तो होता है। सरकार कुछ ज़मीन को अपने लेने के लिए, कुछ बिजनेस को सरकार एकाधिकार के तौर पर चला सकती है ना, वहाँ पर सरकार भेदभाव करती है, ऐसा नहीं माना जाएगा। अब देख लीजिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो रेलवे है, रेलवे में अभी कोई प्रतिद्वंदी नहीं, सरकार की मोनोपोली है ना। हो सकता है कि आगे चल के प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में सरकार इसको प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे या प्राइवेट वाले लोग भी आ जाएं, उसमें वो अलग बात है। लेकिन अभी पिछला इतिहास उठा के देखें तो सरकार के अलावा उसमें किसी की मोनोपोली नहीं थी, है ना। तो अब आप बोलेंगे तो राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, तो नहीं, सरकार अपने पक्ष में जनहित में ऐसा कर सकती है। उसका वो आधार है कि भाई हम रेल चला रहे हैं तो
हम मिनिमम प्रॉफिट में चलाते हैं या नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर चलाते हैं, ताकि जनता को सस्ते दर पर हम यात्रा की सुविधा उपलब्ध करा सकें। ये सरकार का मोटिव है, ये उसका डिफरेंशिया है, ये अंतरक है, ये उसके उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है उसका, है ना। इसी प्रकार से एजुकेशन में भी सरकार जो है वो भेदभाव कर सकती है। इन केरल एजुकेशन बिल का मामला है, जिसमें सरकार ने गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के स्कूल और कॉलेजों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था। उसने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कुछ करना चाहती तो ऐसा भेदभाव कर सकती है ना। तो ये कुछ जो ग्राउंड्स हैं, इस ग्राउंड्स के आधार पर जो सरकार है वो वर्गीकरण कर सकती है। बस उसमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये वर्गीकरण किसी भी हालत में मनमानेपन की ओर नहीं जाना चाहिए, निरंकुशता की ओर नहीं जाना चाहिए। इसमें आर्बिट्ररीनेस जो है वो नहीं होना चाहिए। यदि उसमें आर्बिट्ररीनेस दिखता है तो फिर वो इक्वलिटी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 माना जाएगा। तो थोड़ा सा इसके बाद अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर इसको आगे देखेंगे। थैंक यू।